This property, charge can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. Okay? Or it is the property of electric charge by virtue of which charge of an isolated system remains always constant. ठीक है? Next है, what is the difference between charge and mass? Difference between charge and mass. ओके तो एक तरफ आप लिखेंगे मास, आपने वहां पे बैठना नहीं, आपने लिखना है. यू विल राइट मन्नत 3121, आर्यन चौधरी. रिमूव कर रहा हूं बेटे मैं. तो एक तरफ मास लिखेंगे, एक तरफ चार्ज लिखेंगे. अब मास में लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, मास इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. मास इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. मास इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. चार्ज में लिखिए, मास हमेशा पॉजिटिव होता है. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. मास कभी भी नेगेटिव कभी नहीं होगा, जीरो भी कभी नहीं होगा. मास कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी जीरो. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. Second point, mass of a body increases with increase in velocity, increases with increase in velocity by the relation I use 2662. Your camera is switch off.
मास जो है किसी बॉडी का वो इंक्रीज होगा विद इट्स वेलोसिटी विद द रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है, आगे लिखोगे चार्ज के अंदर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन द चार्ज, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन द चार्ज। चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि मास जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट, mass can never be quantized, mass can never be quantized। मास कभी क्वांटाइज्ड नहीं होता है, मास कैन नेवर बी क्वांटाइज्ड। ओके, दूसरी तरफ आएगा चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, मास कैन नेवर बी कंजर्व्ड, मास कैन नेवर बी कंजर्व्ड। ओके, मास कभी कंजर्व नहीं होगा। इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम mass to energy, it can be changed from mass to energy by the relation E is equal to mc square, by the relation E is equal to mc square। मास जो है वो एनर्जी में चेंज होता है इस रिलेशन से, जिसको बोलते हैं हम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। ओके, तो चार्ज जो है वो सॉरी मास जो है वो कंजर्व नहीं होता है, वो एक फॉर्म से मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द रिलेशन मास एनर्जी रिलेशन, जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, जबकि हम चार्ज की बात करें तो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अगला डिफरेंस है, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था +1 में, जिसमें क्या था, दो बॉडीज थी, एक का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था, दोनों के बीच में डिस्टेंस r होता था, तो इनके बीच में एक फोर्स लगती थी जिसको आप बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती थी,
F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, इससे हमें पता चलता था कि दो कोई भी बॉडीज हैं यूनिवर्स के अंदर, उनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी होती है. ठीक है, पर हमें यह भी हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्स होगी इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ये फोर्स क्या होती थी, हमेशा अट्रैक्टिव होती थी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती थी, कभी भी जीरो नहीं होती थी. यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज होती थी जिनके मासेस m1 और m2 हैं, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो है, ये फोर्स क्या होती थी, हमेशा अट्रैक्टिव होती थी. ठीक है, तो मासेस जो हैं, मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है, मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस, राइट डाउन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू masses the force acting between two masses is always attractive, is always attractive. हमेशा अट्रैक्टिव होगी. इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव. ठीक है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी, ये कभी भी जीरो नहीं होगी और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. ओके, अच्छा, जबकि चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स आपको पता है, अगर दो चार्जेस पॉजिटिव हैं या दो चार्जेस नेगेटिव हैं तो फोर्स रिपल्सिव होती है. पर एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है. तो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स जो रहेगी वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव भी होगी, ठीक है, रिपल्सिव भी होगी, ठीक है, और ये जीरो भी हो सकती है. तो चार्जेस में लगने वाली फोर्स, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव एंड इट कैन बी जीरो. तो राइट डाउन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस can be attractive or repulsive, can be attractive or repulsive or zero. Attractive, repulsive और जीरो. ठीक है, अब इसमें भी राइट डाउन, इफ द चार्जेस आर सिमिलर, इफ द चार्जेस आर सिमिलर then the force will be repulsive and if charges are opposite then the force will be attractive. अब जो हमारा मेन चैप्टर का नाम है
वो है कूलम्स लॉ, COULOMBS लॉ। चैप्टर का यही नाम है कूलम्स लॉ, फर्स्ट चैप्टर। अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम। उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एक मिनट बेटे होल्ड करना। हेलो, स्टैटिक्स है, ये हमें बताता है, हमें ये तो पता चल गया अभी तक कि जो चार्जेस हैं इनके बीच में फोर्स जो होती है अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, पर ये लॉ हमें बताएगा वो फोर्स कितनी होगी। अभिनव ध्यान से, वो लॉ हमें ये बताएगा कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। अमाउंट कितना होगा उस फोर्स का और उस फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी, कौन सी होगी। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें क्या बताता है कि जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, रिपल्सिव होगी, ये तो पता है, पर वो कितनी होगी उस, अरे क्या यार,